तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और सबसे पहली बात, आप लोग का पेपर जो था इंग्लिश और हिंदी, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। और किसी के कुछ क्वेश्चंस छूट गए या पेपर लेंदी था तो अब उस चीज़ को भूल जाइए। अब फोकस हमको करना है किस पे, ओसीएम पे फोकस करना है, जो पेपर नंबर 3 है आपका, और वो सैटरडे को होने वाला है। तो आज है थर्सडे, ठीक है। आज हमें ना आधे से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करेंगे इस फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये फास्ट ट्रैक लेक्चर हम पूरे सब्जेक्ट जो है ना हमारा, आई मीन जो ओसीएम है और इकोनॉमिक्स है उसका तो हम करेंगे ही, प्लस ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना हमारे ओसीएम में, उस सब का हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ताकि क्या है कि मैं इसमें पूरे सब आपके चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कराऊंगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं उसका सिर्फ क्या करूंगा, आपको रिवीजन कराऊंगा, ताकि आप जो है कंसिस्टेंटली बैठो और अपना टाइम है ना प्रॉपर, अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करो, कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको ही आप ज़्यादा करके फोकस करो और प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे रहोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट। तो जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा रहेगा उनको मालूम रहेगा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होते हैं, रूल्स, और मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब क्या है, देखो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको स्किप करना है, और ये मीनिंग एंड डेफिनेशन है ना, जो लास्ट वाला पार्ट, ये आप देख लो। ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो आने का चांसेस है वो है कि व्हाट आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका हम लोग चलेंगे, एक बार क्विक रिविजन्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि ऐसा रूल लाना या ऐसा कोई भी एक्ट है जो सब पे अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो न्यूटन का लॉ आया था। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का जो ग्रेविटी वाला लॉ आया था वो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई करता है। हाँ, वैसे ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, अगर कुछ भी आ रहा है तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन और सारे कंपनीज पे वो क्या रहते हैं, वो रूल अप्लाइड हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी देखो, अगर आप लोग को मालूम है कि अभी बजट आया था, तो बजट में न्यू स्लैब रेट्स आए। क्या है, न्यू स्लैब रेट्स। ये आप लोगों को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाद में कभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्लैब रेट्स मतलब देखो, एक इनकम टैक्स का रेट होता है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो इस रेट पे आपको इनकम लग रहा है। तो अभी देखो, अभी जो न्यू स्लैब रेट्स आए हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये जो रूल है ये किसने लेके आया, गवर्नमेंट ने लेके आया, और ये गवर्नमेंट जो ला रही है रूल, ये पूरे यूनिवर्सल पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर तो हम लोग सिर्फ इंडिया पे लेंगे, ठीक है, बाकी अनदर स्टेट का अलग रहेगा, अनदर कंट्री का अलग जो रहेगा। ठीक है। नाउ जनरल गाइडलाइंस, मतलब देखो, कोई भी गाइडलाइंस अगर आ रहा है कंपनी में तो उसको क्या करना रहता है, फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई कि ये गाइडलाइंस है इसको हम छोड़ देंगे, नहीं, आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अभी देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, रूल्स। रूल्स कैसे बनते हैं, सबसे ऐसे ही नहीं कि आप आए और आपको ये रूल समझ आया कि हाँ भाई कि ये सही नहीं हो रहा है, ये रूल बना देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस रूल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले बहुत जन की प्रैक्टिस लगती है, रिसर्च लगता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, देन उस रूल को अप्लाइड किया जाता है। अदरवाइज वो ऐसे ही हम कोई भी रूल्स को अप्लाई नहीं करते। ठीक है। अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर चेंजेस नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल नहीं है। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आपका जो बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल नेचर का है, और वो क्या है, स्मूथ फ्लो होते रहेगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही हो गया, नोकिया का जो था, पहले नोकिया ने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी चेंजेस था, उसने उस चेंजेस को नहीं किया, जिसकी वजह से वो कंपनी पूरी डूब गई। न्यू न्यू स्मार्टफोन्स में स्क्रीन टच मोबाइल लेके आए, बट नोकिया स्टिल डिब्बे फोन पे था, इसी वजह से उसका क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गया। अब देखो, बिहेवियर इन नेचर क्या होता है कि आप अगर कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो,
ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी के लिए आप क्या करो, हर एक पर्सन को सपोर्ट करो, दैट्स इट, इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है आपको इसमें। अब देख कॉजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप किसी से अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हो, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या रहेगा, उस पर्सन से आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके वजह से आप क्या करोगे, स्मूथली डील कर पाओगे और आपका रिलेशनशिप भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया का और रशिया का, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट, मीन्स जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं उस सबको हमको क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ये आपका था क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन आप एक बार क्या करो, रिवाइज करके जाओ। अभी देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हेनरी फेयोल। अब देखो आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे एग्जाम में। तो सबसे पहले ये जो इधर का जो आपको पहले इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वो हेनरी फेयोल कौन थे, कहाँ से आए थे, उनको क्यों फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला गया, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उनके पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करोगे। वो पॉइंट्स क्या क्या थे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में बताया कि हमारा जो काम है, जो हमारा काम है उसको क्या करो आप, स्किल के हिसाब से क्या करो, डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अकाउंटेंट है, क्या है, अगर एक अकाउंटेंट, अगर मैं उसको बोलूंगा भाई तू जाके सेल्स का काम कर, क्या वो कर पाएगा, नहीं। अगर एक सेल्स पर्सन को बोलूंगा भाई तू अकाउंटेंट का काम कर, तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब स्किल्स के और नॉलेज के हिसाब से हम उस पर्सन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि तू ना भाई उस फील्ड में वर्क कर और तू उस फील्ड में वर्क कर। नाउ दूसरा पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आपको किसी चीज का अथॉरिटी दे रहा हूं, तो दैट डजंट मीन कि आपको फुल पावर है। अगर बोलते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स विथ व्हाट, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही सेम केस यहाँ भी, अगर आपको किसी चीज का पावर दिया जा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन सिंपल है भाई कि क्या जो भी आपको डिसिप्लिन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो डिसिप्लिन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस का टाइमिंग है 10 o'clock आने का है सबको, तो 10 o'clock पहुंच जाओ भाई। जो भी ऑफिस का आउटफिट है, जो बोला, अगर फॉर्मल में आना है तो फॉर्मल में आओ, अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है उस वे में आओ। तो वो डिसिप्लिन आप क्या करो, मेंटेन करो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फिर देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, बेसिकली देखो क्या होता है कि अगर आप जो है अलग अलग मैनेजर से आप अगर क्वेश्चंस पूछोगे, या अलग अलग मैनेजर से आप कोई भी बोलते हैं ना डायरेक्शन मांगोगे, तो सब अलग अलग देंगे। आपको क्या करना है, एक ही पर्सन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर सामने बॉस ने बोला कि हाँ यही करना है तो वही करो, 10 जन को मत पूछो, एक सिंगल यूनिटी बनाओ और उसी से क्या करो, पूछो सवाल, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो सबसे पहली बात क्या है कि डायरेक्शन हमको किससे लेना चाहिए, तुम्हारा जो, समझो तुम एक सबॉर्डिनेट हो। अब देखो एम्प्लॉय को इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबॉर्डिनेट बोल रहे हैं। अब सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सुपरवाइजर्स के पास जाएगा कि भाई मेरे को क्या करना है, क्या डायरेक्शन बता, कि वो उसी का डायरेक्शन फॉलो करे, 10 जन का डायरेक्शन वो फॉलो ना करे। तो इसीलिए वहां बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही पर्सन से आप क्या करो, डायरेक्शन लो, 10 जन से मत लो। अब देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सबॉर्डिनेट जो भी पर्सन रहेगा ना, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा मालूम है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ना, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उसका रहना चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट प्रायोरिटी दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा कुछ सोचूंगा। पहले मेरे को इंपॉर्टेंस किसको देना है, मेरे को इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को देना है, फिर किसी और को हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट। देखो सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट होता है कि एक होता है कि आपको ना पावर्स है, ठीक है। अगर किसी को पावर्स, अगर एक ही जन को हम लोग पावर दे दे, ठीक है, कि भाई तू तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो वो रॉन्ग हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन में ये सिखाया जाता है कि हमको जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है। अगर मेरे सुपीरियर ने मेरे को कुछ भी बोल दिया कि तुमको ये टास्क ये टाइम पे कंप्लीट करना है, तो तुमको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन
फॉलो करते हैं। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन भी आपने सुना रहेगा, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब आपको बहुत जन का सुनना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, आपके टास्क से वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए जो हेनरी फेयोल है उन्होंने बोला कि हमको ना ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करना है, हमको एक ही बंदे का सुनना है, 10 जन का नहीं सुनना है हमको। ठीक है, समझा? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, देखो रेमुनरेशन का मतलब ही क्या होता है, सैलरी। अब देखो सैलरी क्या डिपेंड करता है ना कि भाई अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपका अलग सैलरी होगा, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो आपका अलग सैलरी होगा, अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो या नॉर्मल लेबर हो तो क्या आपका अलग अलग सैलरी रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन का मतलब ही ये होता है कि आप क्या करो कि हम ना स्किल्स के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से हम आपको क्या कर रहे हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन का मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन का मतलब होता है कि भाई अगर लेबर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो वो अपने सुपरवाइजर को बोलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कि मैं सुपरवाइजर को नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सीधा बॉस को पकड़ रहा हूँ कि सर हमको पैसा नहीं मिला। नहीं, बॉस को आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें ना एक चेन बनाया गया है कि अगर लेबर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लेबर का जो सुपरवाइजर रहेगा वो हैंडल करेगा उसको। अगर उस सुपरवाइजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपने सुपीरियर को बोलेगा, अगर उस सुपीरियर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने सुपीरियर को बोलेगा। ऐसा चेन बना हुआ है, आप इस चेन को तोड़ नहीं सकते। तो यही बताया गया इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब एक जगह से ही ऑर्डर हमको क्या करना है, लेना है। 10 जन का ऑर्डर हम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है, ठीक है, उसने आपको एक टास्क दिया, बोला कि भाई तेरे को मैं ये टास्क दे रहा हूँ, तू इस टाइम पे इसको कंप्लीट कर। अभी दूसरा कोई और आके आपको बोलेगा कि नहीं भाई ये मत कर, वो कर। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो सुपीरियर है, जो आपको जो आपका बॉस है, अगर उसने आपको एक ऑर्डर दिया, एक टास्क दिया, तो आपको उसी को फॉलो करना है, इंस्टेड ऑफ किसी और का नहीं फॉलो करना है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन्स व्हाट, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है भाई। ऐसा नहीं कि हम लोग मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, फीमेल को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमको क्या करना है, इक्विटी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होते हैं ना, जो लो कास्ट के पीपल होते हैं, उनको ना प्रेफरेंस उतना नहीं देते। जो हायर एजुकेशन रहते, जो हायर क्लास से रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते। तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, हमको स्किल्स के हिसाब से क्या करना है, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स व्हाट, स्टेबिलिटी मीन का मतलब भाई मेरे को, अगर मैं तेरे फर्म में काम कर रहा हूँ, तेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या कर, तू मेरे को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर कि तू मुझे बता कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरी जॉब क्या है, स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी कोई भी जाओगे ना बड़ी कंपनी में, तो वो लोग क्या करते हैं, 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, क्योंकि आप कहीं और ना जा सको। तो यही इसलिए करते ताकि, और इससे देखो एक बेनिफिट भी है कि आपका जॉब स्टेबल रहेगा, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको छोड़ना भी रहा कोई प्रॉब्लम की वजह से, आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप क्विट कर सकते हो, तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज रहती है, या जो भी एक्ट बोला रहता है वो सारी चीजें अप्लाइड हो जाती है, और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। तो यही सारी चीजें होती है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स व्हाट, इनिशिएटिव मतलब देखो अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है, तो वो क्या कर सकता है, अपने मैनेजर्स को बता सकता है कि भाई मेरे पास ये इनोवेटिव आइडिया से अगर ये चीज हम अप्लाइड करेंगे तो हमारा जो भी बिजनेस मॉडल है वो ग्रो करेगा। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिट दे कॉप्स मीन्स व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिट दे कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। भाई अब मुझे बताओ, अगर तुमने कोई भी मूवीज देखा रहेगा, कोई भी वेब सीरीज देखा रहेगा, तो उसमें एक ही चीज दिखाया जाता है कि एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है किसी पर्सन को, उसके क्या है, टीम से, वो टीम मिलके क्या कर रही है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो बेसिकली एस्पिरिट दे कॉप्स का मतलब ही यही होता है कि हमको जो भी करना है वो टीम वर्क में करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग 5 जन की टीम है, 4 जन मेहनत कर रही है, 1 जन सो रहा है, ऐसा नहीं, सबको क्या करना है, इक्वल मेहनत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 14 प्रिंसिपल्स खत्म हो गए, और इसके ज्यादा चांसेस है आने के, तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट डालो। ठीक है, अब देखो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, अब उसके हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं।
साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स व्हाट, कि जो भी चीज है ना हमको सिस्टमेटिक मैनर में करना है। सिस्टमेटिक मैनर मीन्स व्हाट, अगर मेरे को जो चीज अप्लाइड हुआ है कि 10 बजे आना है, 12 बजे लंच होगा, 12 से 1 लंच होगा, फिर उसके बाद इवनिंग जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम है वो 5 से 6 रहे 5 से 6 रहेगा। फिर उसके बाद ऑफिस का जो एंड डे है वो रहेगा 8 o'clock। तो ये सारी चीज क्या है, ये जो साइंटिफिकली जो पहले से बने हुए हैं ना, हमको यही चीज को, यही सिस्टम को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को भाई लंच है ना, मेरे को सुबह ही करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमको जो भी चीज है वो क्या करना है, साइंटिफिकली करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड मीन्स व्हाट, कि भाई अगर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में अगर कुछ भी हो रहा है तो किसी पे भाई प्रेशर ना आए। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसी पे कुछ प्रेशर्स ना बने। ठीक है, वही चीज बताया गया है इसमें कि जो भी हो रहा है सब कुछ एकदम परफेक्टली हो। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को ज्यादा काम करने के लिए बोल दे, 12-12 बजे तक काम करो जो मॉर्निंग में, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बोलना चाहूंगा, लाइक टुडे आप लोग देखते रहोगे कि ईवाई के जो इम्प्लॉयज जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैंडल करते हैं। तो वही इधर वो यही बता रहे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब देखो मेंटल रिवॉल्यूशंस क्या बोलता है, कि भाई इंसान को जो है ना, ऐसा नहीं कि भाई फॉर एग्जांपल कि आप वर्क कर रहे हो तो आपको मेंटल प्रेशर को भी हैंडल करना चाहिए। आप लोग देखते रहोगे कि भाई जब भी ऑफिस में रहते बहुत एम्प्लॉयज को ज्यादा वर्क रहता है सेल्स के रिलेटेड, कि भाई पैसे नहीं हो रहे, या तो अगर आप कहीं पे सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो तो सब्सक्रिप्शन नहीं उतना बेच रहे, या सेल्स में होते हैं ना कि आपको टारगेट दिया जाता है तो उतना उन चीज को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज नहीं करना है वो चीजों को, वो बताया गया इसमें। अब देखो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मीन्स, अगर आपका कोई कॉर्पोरेशन है मीन्स आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल बंदे से नहीं चलने वाला है, ये सबको मालूम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके अंडर जो भी सबॉर्डिनेट्स है वो सबकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और सबके साथ आपको क्या करना है, आपके बिजनेस को रन करना है और ग्रो करना है। अभी देखो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम सबको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दे देते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैनेजर हो तो आपको एक ना बॉस ने टास्क दे दिया, कि बोला कि ये लो टास्क मेरे को ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो आपका जो टीम रहेगा वो क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करने में लगा रहेगा, जिसके वजह से क्या रहेगा, आपको देखो एक अथॉरिटी भी मिल गई। अथॉरिटी क्या, कि आपको ये टास्क कंप्लीट करवाना है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसको सीधा निकाल सकते हो। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपको 1 महीने बाद ही ये क्या करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज ग्रेटर एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अभी देखो एफिशिएंसी मतलब उनका जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा लेक्चर लेने का एफिशिएंसी है 2 घंटे का, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको इंक्रीज करके 3 घंटा कर रहा हूँ। तो वैसे ही बताया गया है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा सिर्फ 4 घंटा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सके, उसकी एफिशिएंसी धीरे 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 हम क्या कर सके, उसको ऐसा ट्रेन करें ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, यही है। देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये नहीं पूछता है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ भले ये एक बार आया था बट उसके बाद ये कभी नहीं पूछा गया था, तो इसको आप छोड़ ही दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड चैप्टर में जो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी देखो इसमें ना क्या है कि आपको प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कॉर्पोरेटिंग, यही सारे पढ़ने। तो इसमें कैसा रहता है, अगर आप प्लानिंग और डायरेक्टिंग याद कर लोगे ना तो आगे के जो पॉइंट्स है ना वो आपको ऑटोमेटिकली जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी देखो प्लानिंग क्या बोलते हैं। प्लानिंग इज व्हाट हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आपने कोई भी प्लान रखा है, ठीक है, आपने कोई प्लान किया है, अगर आप उस प्लान के हिसाब से चल रहे हो तो आपका क्या रहता है, जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो क्लियर रहता है कि हाँ भाई मेरे को यही करना है। अगर कोई और किसी ने कुछ बोल दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट, आप उसको स्टॉप कर दोगे, आप जो आपने जो प्लानिंग किया है उसको आप फॉलो करोगे। प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। अगर मेरा प्लानिंग जो है अगर क्लियर रहेगा, ठीक है, जैसे कि मेरा प्लान क्या था कि सबसे पहले मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमको पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, प्लान किया कि भाई फास्ट ट्रैक लेने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ये 5 चैप्टर्स
का पहले शॉर्ट्स बना देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को मालूम पड़ जाए कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ फास्ट ट्रैक लेक्चर से लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को क्या ये प्लान मेरा क्लियर था, ये प्लान मेरा क्या था, क्लियर था। ओए इधर ध्यान दे, हाँ तुझे वो तुझको ही बोल रहा हूँ, चल आ जा ध्यान दे। तो मेरा प्लान क्या था, पहले शॉर्ट्स में बनाऊं, ठीक है चलो मैंने शॉर्ट्स बना लिया। फिर उसके बाद क्या मेरा प्लानिंग प्रॉपर था कि शॉर्ट्स बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, 4 बजे से मेरे को मेरा लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर देना है। तो मैंने 4 बजे से क्या किया, प्रॉपर बैठा अपने डेस्क पे और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरा ये भी गोल है कि मैं ये 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा। तो ये जो मेरा प्लान है उस प्लान को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शंस ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही होता है। अब देखो जो प्लानिंग रहता है, प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में तो आपका जो प्लान रहेगा आप उस हिसाब से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा ही ना भाई। अभी फॉर एग्जांपल समझो 12th के स्टूडेंट से मोस्टली बहुत गेम्स खेलते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो एक टूर्नामेंट आ रहा है पैसे का, ठीक है, अब टूर्नामेंट 2 बजे से है, तो वो जो स्टूडेंट रहेगा वो पहले ही क्या करेगा, उसके जो भी काम है वो सारी चीजें वो जल्दी खत्म कर लेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट पे वो क्या करेगा, खेलना स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही बोला है कि अगर मेरा प्लानिंग है 2 बजे से मेरे को क्या करना है, मेरे को टूर्नामेंट खेलना, तो उसके पहले भी जो चीजें हैं मैं वो सबको कंप्लीट कर लेता हूँ। भले ही अगर टूर्नामेंट नहीं होता तो क्या वो चीजें कंप्लीट कर पाता, पूरा दिन लगाता नहीं, हाँ कि ना, वो पूरा दिन ही लगाता। बट अभी टूर्नामेंट है तो इसी की वजह से वो क्या किया, 2 बजे से पहले उसने अपना क्या किया, सारा का काम जो था वो कंप्लीट कर दिया। तो इसी को बोला गया है प्लानिंग इम्प्रूव्स व्हाट, परफॉर्मेंस। जो आपका रेगुलर परफॉर्मेंस के हिसाब से आज जो परफॉर्मेंस था वो आपका इंक्रीज हो गया। अब देखो मिनिमाइजिंग द रिस्क, अभी आपको मालूम है कि आपने प्लानिंग किया है कि भाई इस प्लानिंग में मेरे को कोई रिस्क नहीं आने वाला, अगर आने भी वाला है तो थोड़ा रिस्क आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, सोच के चलते हो, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और ये सारे अगर आपको डिटेल्ड में देखने हैं तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है ये चैप्टर्स की वीडियो, तो आप लोग ये सारे ना डिटेल्स में देख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लानिंग टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो भी प्लान आपने किया उसको आप क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मतलब प्लान पूरा किया था बट प्लान के हिसाब से आधा अधूरा काम करो, वैसा मत करो। जो भी आपने प्लानिंग किया था उसको क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। अब देखो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, आपका जो प्लानिंग है अगर कोई पर्सन कुछ और चीज बोलेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि ये गलत है, आपने जो प्लान किया था वो राइट है, तो आप क्या करोगे, क्विक डिसीजन ले पाओगे। अब यूजफुल इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, अब देखो जिस हिसाब से आपका प्लान है आप उस चीज को क्या करोगे, बेटर कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, बेटर कंट्रोल करोगे और उस हिसाब से आपका क्या रहेगा, वर्क भी कंप्लीट होता जाएगा। अभी देखो फैसिलिटेट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अब देखो भाई सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन रखोगे तो क्या रहेगा, आपका जो प्लानिंग आपने जो किया वो अच्छे से फ्लो होगा। अगर कोऑर्डिनेशन में कुछ भी दिक्कतें आए तो आपका जो प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, अब देखो जो भी अदर मैनेजमेंट फंक्शंस है वो सबको आपको क्या करना है, प्लानिंग ऑलरेडी करके रखा है ताकि आप क्या कर सको, उस चीज को भी क्या करो, अच्छे वे में कर पाओ। अब प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मतलब न्यू थिंकिंग को प्रमोट करना है। अगर आपके माइंड में समझो आप जिस जो प्लानिंग कर लो, ठीक है, आप उसी प्लानिंग के बीच में आपको कुछ ऐसा आइडिया है जो आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपका सेल्स है उसको ग्रो कर सकता है, तो चीज को आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो वही बोला गया है इसमें, प्रमोट व्हाट, इनोवेटिव आइडियाज। अगर कोई आपका एम्प्लॉय है उसने एक न्यू वे या न्यू थिंकिंग लेके आया तो आप क्या करो, उस चीज को प्रमोट करो। ऐसा नहीं कि भाई रहने दे, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं जो सोचूंगा वही राइट होगा, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फैसिलिट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर कोई पर्सन नए नए ऑर्गेनाइजेशंस में आता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई वो क्या करे कि उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करे कि भाई कौन सा ग्रुप क्या करता है, कैसे परफॉर्म्स करता है। तो उस पर्सन का सबसे पहला मोटिव रहेगा कि मैं उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करूं, उस ग्रुप के ऊपर स्टडी करूं और मालूम पड़े कि भाई उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और ऑपरेशन कैसा होता है। ऑपरेशन मीन्स वो काम कैसा करता है, ये सारी चीजें हमको क्या करे, मालूम पड़े। अब देखो ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, अभी देखो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी चीज में क्या है बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
लाइक जैप्टो, ब्लिंकिट आप लोग देख सकते हो। ये क्या है, ये 10 मिनट में आपके जो भी जरूरी की जो एसेंशियल आइटम्स है वो आपको डिलीवरी कर देते हो। तो ये क्या है, 10 मिनट के हिसाब से ये सारे बहुत अच्छे एप्स है। अगर आप वही कोई और जगह से मंगाओ तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब डिफाइंस जॉब प्रॉपरली, अब देखो ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई जॉब सिक्योरिटी ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम। अब देखो जॉब्स प्रॉपरली का मतलब यही होता है कि भाई अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी चीज का हिस्सा हो तो मुझे ये तो बताओ कि भाई मेरी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं इसमें, ठीक है। वही पॉइंट है। अब देखो क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम पॉइंट रिपीट हुआ। अगर आपको किसी चीज का अथॉरिटी मिल रहा है तो उसके साथ आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रहा है। जो मैंने बोला था ना, ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही वाला पॉइंट है। इस्टाब्लिश व्हाट, कोऑर्डिनेशन। इस्टाब्लिश मतलब अगर आप कोई भी नई न्यू क्लाइंट से मिल रहे हो तो आप क्या करो, अपना जो इम्प्रेशन है या कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत अच्छा करो, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, आपके जो क्लाइंट्स है वो भी आपसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका भी बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। अभी हेल्प्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, तो वो सारी चीजें आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखते हो, ठीक है। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, अच्छा देखो ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एकदम फैलाना। अगर मेरा एक बिजनेस है, समझो कि मेरा बिजनेस है कि मैं समोसा बेचता हूँ, पकड़ लो, ठीक है। मैं समोसा बेचता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं अपने इस बिजनेस को की फैलाऊं कैसे, मतलब इस बिजनेस को मैं ऑल ओवर इंडिया में कैसे लेके आऊं। तो ये मेरा क्या रहेगा, माइंडसेट रहेगा। अब क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अब देखो क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भी वही जॉब सिक्योरिटी वाला आ गया प्रॉब्लम, वही चीज है। स्कोप ऑफ इनोवेशन, मतलब अगर किसी के पास भाई इनोवेटिव आइडिया से उसको क्या करो, प्रमोट करो, वही पॉइंट इधर है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको पूरा यूज करो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा करके छोड़ दो, पूरा यूज करो, वही बताया। अब देखो स्टाफिंग में, देखो ये मीनिंग आप लोग पढ़ के चल जाना, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम्म। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग, इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। अब देखो जो स्टाफिंग होता है ना, बेसिकली वो क्या रहता है, हमको हमारे जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पर्सन को हमको लेना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किस पर्सन को नहीं लेना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैटर रहता है, ठीक है। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर किसी पर्सन को समझ लो ये स्किल्स आती है तो हम उस स्किल्स का बेटर यूटिलाइज करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपके वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगी, भाई मैं ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना उसका फुल यूटिलाइज करूँ। भाई ओवरऑल मैं उसको पे कर रहा हूँ तो मैं तो उसका फुल यूटिलाइज तो करूंगा ही, ठीक है, वो बोला गया। बिल्ड्स कार्डिनल रिलेशनशिप, वही यार, अगर आप एकदम प्रॉपर बात कर रहे हो या प्रॉपर रिलेशनशिप बना रहे हो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली फ्लो होगा। अब देखो हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी ऐसा क्या होता है, देखो कुछ कुछ नए नए जो पर्सन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, उनको नया कुछ सीखने को मिलता है और उनको ऑर्गेनाइजेशन भी न्यू चीजें सिखाती है ताकि वो क्या कर सके इन फ्यूचर, अगर वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे तो वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको भी हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब देखो हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, अगर समझो अगर मैं एक आईटी फील्ड से हूँ और मैं कोई भी आईटी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फुल यूज हो रहा है, तो उस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ कि वो मुझे वो सिखाएंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी का तुम क्या करो एकदम अच्छे से यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो नाउअडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है मार्केट में, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं, उसका ऊपर कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स का वीडियो बना के बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी है, जिसको प्रॉपर नॉलेज वो क्या कर रहा है, इसमें भी अपना बिजनेस ढूंढ रहा है। तो बट ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को टेक्नोलॉजी का फुल यूज करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इम्प्रूव एफिशिएंसी, अब देखो ट्रेनिंग अगर मैं किसी चीज का किसी पर्सन को दे रहा हूँ तो क्या रहेगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले वो 2 घंटा बैठता था, फिर वो 3 घंटा बैठेगा, 3 घंटा बैठता था फिर 4 घंटा बैठेगा,
इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अभी देखो ये चीज जो क्वालिफाइड जो होते हैं ना पर्सन, उसका आपको इफेक्ट है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई चीज मैं सीख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आज मैं बाइक ही चलाना सीख रहा हूँ, तो क्या ये मैं बाइक चलाना फिर जब तक एंड होगा तब तक तो मैं चला ही पाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे को मालूम ही रहेगा ना। तो वही बोला गया है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई चीज सिखाई जाती है तो वो आप क्या करते हो, एकदम एंड तक उस चीज को याद रखते हो। ठीक है। अब देखो एसेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को क्या फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और उसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हो तो उसके लिए आपका भी ये बोलते हैं ना फर्ज है कि आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बदले कुछ करो। फिर से वही पॉइंट, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब को भाई डिफाइन करो कि मैं कितने साल तक हूँ कितने साल तक नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें। मेंटेन हार्मनी, हार्मनी मीन्स व्हाट, हम लोग ने पढ़ा था कि भाई ज़्यादा प्रेशराइज्ड मत करो, जो भी है नॉर्मल रखो और क्या करो, अपने बिजनेस को स्मूथली फ्लो करो। अब देखो डायरेक्टिंग, सबसे पहले समझ लो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। कि देखो मैंने इधर हेराइकल लेवल बनाया है जिसमें आपको मालूम पड़ेगा एकदम टॉप के कौन रहता है, बॉस रहता है, फिर उसके बाद मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, लीडर्स आते हैं, देन फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट्स आते हैं। तो ये क्या है, अगर बॉस ने डायरेक्ट कुछ डायरेक्शन दिया मैनेजर्स को, तो मैनेजर किसको देगा, लीडर को देगा, और लीडर एट द एंड किसको देगा, एम्प्लॉयज को देगा। ठीक है, यही बताया गया है। अब देखो इनिशियल एक्शंस, अब देखो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको सबसे पहले डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। कि अगर समझो कि कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले आपको ना अपने मैनेजर्स को कुछ डायरेक्शंस बताने पड़ेंगे कि भाई हमको कैसे करना है, क्या रहेगा, कितने लोग लगेंगे, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। देन फिर इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, देन फिर उस डायरेक्शन जो भी बताया उस पर आपको क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ताकि आप वो क्या कर सको, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप ले सको। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है, अगर आपके टीम वर्क में किसी फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि आप चल रहे हो हर वक्त है ना, अपने टीम को ना मोटिवेट रखो ताकि वो क्या कर सके, जो आने वाले जो भी वर्क है उसको वो अच्छे से कर पाए। ठीक है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। कॉपिंग अप विद द चेंजेस मींस व्हाट, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। अब देखो भाई इन्वायरमेंट में न्यू ट्रेंड आया तो न्यू ट्रेंड के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। अगर न्यू ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल कैसे हो जाएगा, नोकिया जैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नोकिया का सबने यूज किया रहेगा वो डिब्बा फोन जो था। अभी देखो क्या हुआ कि बाद में ना सैमसंग ने, एप्पल ने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जो स्क्रीन टच मोबाइल थे, तो लोगों को क्या है, न्यू न्यू चीजें ट्राई करने का रहता है। अब वही ओल्ड फैशन मोबाइल कोई नहीं यूज करना चाहता था, इसी वजह से नोकिया ने भी न्यू स्क्रीन टच मोबाइल्स नहीं लेके आया। वो उसने बोला कि भाई मेरा मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है तो मैं यही फोन रखूंगा। बट लोगों को वो मोबाइल फिर धीरे धीरे पसंद नहीं आया, फिर लोगों ने दूसरे ब्रांड को चूज किया, जिसके वजह से नोकिया ने क्या किया, नोकिया का जो भी कंपनी था वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम मीनिंग, जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। क्रिएट टीम स्पिरिट, सेम देखो सेम रिपीट हो रहा है, मतलब टीम स्पिरिट्स को बढ़ाओ। देखो एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एफिशिएंसी लेवल क्या करो, हम उसको बढ़ाएंगे। भाई अगर इस पर्सन की कैपेसिटी है 10 घंटा बैठने की तो हम उसको 10 घंटा ही बैठाएंगे, अगर वो उसकी कैपेसिटी 4 घंटा है तो हम उसको 4 घंटा बैठाएंगे, यही बोला गया इसमें। इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल, भाई वही वाले पॉइंट्स आ गए, अगर उस पर्सन की एफिशिएंसी है कि वो सिर्फ एक महीने का 2 टास्क ही कर सकता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, 3 टास्क देंगे। वैसे ही हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 घंटा बैठ रहा है पहले तो हम उसको फिर 3 घंटा बैठा रहे, 3 के बाद 4 कर रहे हैं, वही हुआ। ठीक है। कॉपरेशन मीन्स व्हाट, सबसे अच्छे से बात करो जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो बिजनेस का फ्लो है वो अच्छा बना रहेगा। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स व्हाट, कम्युनिकेशन। इनकरेज टीम स्पिरिट्स, अभी देखो पहला क्या आ रहा है, इनकरेज टीम स्पिरिट्स, आपको टीम स्पिरिट्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या रहेगा कि आपका और जो आपके सबऑर्डिनेट्स है उसके बीच अच्छा कम्युनिकेशन रहे और आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी मोटिवेटेड रहे। गिव्स प्रॉपर
डायरेक्शन, उनको भाई प्रॉपर डायरेक्शन दो, ये नहीं कि आप कंफ्यूज करो, एक ही डायरेक्शन दो और उस पर वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फैसिलिटेड मोटिवेशंस, भाई मोटिवेशंस की कमी रहती है, मोटिवेशंस भी प्रोवाइड करो, जो भी रिसोर्स है उसको आप क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। और जब आप ये चारों चीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो फुलफिल्ड हो जाएगा। इम्प्रूव रिलेशन, भाई अगर आप अच्छे से क्लाइंट से बात करोगे, आप अच्छे से सबॉर्डिनेट से बात करोगे, तो आपका और उनका रिलेशन ही इम्प्रूव होगा ना। लीड टू हाईली एफिशिएंसी, अब देखो भाई उनका जो कैपेसिटी है 10 घंटा बैठने का, तो हम उसको 10 घंटा बैठाएंगे, उनको क्या करेंगे, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करेंगे। उनके सामने गुडविल, गुडविल मीन्स व्हाट, रेपुटेशन, भाई उनके सामने हम क्या करेंगे, अपना अच्छा रेपुटेशन दिखाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाएंगे और उसी पे फॉलो करेंगे। अब देखो स्पेशलाइजेशन मीन्स कोई भी फील्ड में जो चीज में वो स्पेशलाइज्ड रहेगा, उसी चीज को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कंट्रोलिंग आप ये इसका मीनिंग पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। अभी देखो फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, भाई अगर आपने किसी चीज के ऊपर कंट्रोल रखा है और एकदम प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हो, तो आपका जो भी गोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो क्या रहेगा, फुलफिल्ड ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो मेकिंग एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन, भाई जो भी आपका जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करेंगे, पूरा यूटिलाइज करें। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, भाई अगर आपने एकदम सही जज किया है, अगर आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, जो आपने प्रिडिक्ट किया वो राइट है, तो हम क्या करेंगे, उसी चीज को फॉलो करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली फ्लो होगा। मोटिवेट एम्प्लॉयज, भाई मोटिवेशन की कमी है। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, भाई इंश्योर देखो कि भाई जो मैंने ऑर्डर दिया उसमें वो कर रहे कि नहीं, और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे कि नहीं। फैसिलिट कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बना के रखो, ताकि वो क्या कर सके, आपका और उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी चीज के हिसाब से। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो बिजनेस स्मूथ रन करेगा। देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या बोलता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ये बोलता है कि भाई किसी पर्सन को साइकोलॉजिकली प्रेशर मत करो, मेंटलाइज मत करो कि भाई नहीं तुमको ये टास्क एक दिन में करना है तो करना है, नहीं, उसको थोड़ा टाइम दो, ताकि वो क्या करे, प्रेशराइज ना हो और अच्छे से अपना काम कर पाए। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी है उसको भी आप क्या करो, इंक्रीज करो। बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज, अगर आपने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अच्छा इमेज क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपको मिलेंगे और आपकी कंपनी ग्रो होगी। एक्ट एज अ गाइड, भाई कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा, भाई अगर उस बंदे को बोल रहे हो एक ही घंटा खाना है तो एक ही घंटा खा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एज अ गाइड के थ्रू उनको कंट्रोल करना है कि आपको ये ऐसा फॉलो करना है, ठीक है। आज 1 घंटा लेट हो गया आपको खाने में, तो आप क्या करो, कल से थोड़ा जल्दी आ जाओ। ये सारी चीजें आपको उनको क्या करना पड़ेगा, गाइड करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी का जो 4 चैप्टर है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें फास्ट ट्रैक का जो लेक्चर 2 रहेगा, उसमें हम लोग फोर्थ और जो भी मैंने नेक्स्ट 4 चैप्टर ही बेसिकली कवर करेंगे हम उसमें। अब देखो फास्ट ट्रैक में क्या है कि मैं ना 3 लेक्चर्स बनाऊंगा, जिसमें अभी आज फर्स्ट और सेकेंड हो गया हमारा, और फिर अगले वाले लेक्चर्स जो होंगे जो फास्ट, उसमें सिर्फ 4 चैप्टर 4 ही करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 जो है ना वो बहुत बड़ा है, और उसमें ना ज्यादा मार्क्सेस आने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो बिजनेस सर्विस से मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से, कि आपको 35 से 40 मार्क्स तो उसी में पूछेंगे। वही चैप्टर है जो आपके पूरे ओसीएम में मेन है। फिर उसके बाद जो आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे 7 और 8, वो हम तीसरे लेक्चर में करेंगे। तो इस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपको सैटरडे को है ना, आपको सैटरडे से एक दिन पहले ही इवनिंग तक आपको सारे रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आज मैंने ये रिवीजन लेक्चर अपलोड किया है तो आप इसको कंप्लीट कर लो, और प्रैक्टिस, नीड व्हाट, प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपके ऑटोमेटिकली माइंड में बैठते जाएंगे पॉइंट्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप जाके क्या करो, उस चीज को आप प्रैक्टिस करो, समझे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।